नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश सिंह गौतम, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, सनशाइन हॉस्पिटल बिलासपुर से। आज हम समझेंगे हाई ब्लड प्रेशर और सीकेडी के बीच रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम समझ जाएं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर WHO गाइडलाइन के अनुसार से अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा है प्लस माइनस डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से अगर ज़्यादा है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसी तरह से हम समझ जाएं कि सीकेडी क्या है। अगर किडनी में अगर समस्या 3 महीने से अगर ज़्यादा से है तो इस कंडीशन को हम सीकेडी बोलते हैं, यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज़। तो हाइपरटेंशन और क्रोनिक किडनी डिसीज़ में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इसको हम कुछ आंकड़ों से हम समझते हैं। सबसे पहले कि जो दुनिया भर में जो किडनी के मरीज़ हैं, सीकेडी के मरीज़ हैं, उनमें जो हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो दूसरे नंबर का कारण है सीकेडी कराने के पीछे। पहले नंबर पे डायबिटीज़ है और लगभग 27% जो किडनी के मरीज़ हैं वो हाइपरटेंशन के कारण से वो सीकेडी में कन्वर्ट होते हैं। उसी तरह से वाइस वर्सा हम देखें, जितने भी सीकेडी के मरीज़ हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ के, उनमें लगभग 50 से 85% तक के मरीज़ जो सीकेडी के मरीज़ हैं उनको हाइपरटेंशन होता है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन और सीकेडी एक दूसरे से काफ़ी कुछ उनका कोरिलेशन है। अब आते हैं थोड़ा प्रेवलेंस के आंकड़ों में कि भारत में लगभग 30% आबादी भारत की उनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है। उसी तरह से क्रोनिक किडनी डिसीज़ लगभग जो 65 साल से कम उम्र के लोगों में लगभग 10% लोग एक सीकेडी से ग्रसित हैं। और जो एल्डर ग्रुप है 65 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं, लगभग 1/4 जो बुज़ुर्ग हैं उनको क्रोनिक किडनी डिसीज़ है। से ये आंकड़ों का सिनेरियो है। अब है कि हम हाई ब्लड प्रेशर किडनी को कैसे प्रभावित करता है। एक प्रश्न उठता है कि कैसे प्रभावित करता है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से अगर ज़्यादा है तो समय के साथ किडनी को जो ब्लड सप्लाई, ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स हैं वो धीरे धीरे उनमें सिकुड़न आना चालू हो जाता है, नैरोइंग होती है। तो जैसे ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होती जाएगी वैसे ब्लड की सप्लाई अफेक्ट होगी किडनी की, और ब्लड की सप्लाई अगर अफेक्ट होगी तो किडनी का काम प्रभावित होगा। तो इस तरह से समय जैसे गुजरता जाता है, कई 5 साल बाद या 10 साल बाद धीरे धीरे किडनी के काम में कमी आती जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हाइपरटेंशन कैसे किडनी को प्रभावित करती है। और उसी तरह से हम थोड़ा किडनी के काम को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा किडनी है प्राइमरी, उसके 3 काम होते हैं। पहला है कि ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि ब्लड से जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ करके पेशाब के रास्ते से बाहर कर देना। ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है किडनी का। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि हमारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको बैलेंस में रखना, चेक एंड बैलेंस में रखना, ये किडनी का काम है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है, प्रमुख जो फंक्शन है वह है इराथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करना। इराथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में खून की मात्रा को बनाए रखती है, हीमोग्लोबिन को बनाए रखती है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं किडनी के। तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि अगर किडनी का फंक्शन अगर प्रभावित होगा तो इन तीनों ही कामों में प्रभावित पड़ेगा। फिर अगली बात आती है कि रिस्क फैक्टर क्या है, यानी ऐसे कौन कौन से मरीज़ हैं जिनको हाइपरटेंशन और किडनी सीकेडी हो सकता है। तो सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर जो हाइपरटेंशन और किडनी डिसीज़ दोनों के लिए है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि हम व्यायाम रूटीनली हम वर्कआउट नहीं अगर हम नहीं करते हैं, अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने में बहुत ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको च्यूइंग अगर है
या स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की अगर लाइफस्टाइल है तो ब्लड प्रेशर के भी चांसेस बढ़ेंगे, किडनी का सीकेडी के भी चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा है कि अगर हमको पहले से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी उनको हाइपरटेंशन और किडनी डिसीज़ दोनों होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर परिवार में माँ पिता को अगर किसी को भी किडनी डिसीज़ या कि हाइपरटेंशन अगर है तो वो हमें होने के चांस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो ये है रिस्क फैक्टर दोनों, हाइपरटेंशन और सीकेडी के। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि हम इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपरटेंशन के और किडनी डिसीज़ के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर दोनों ही, हाइपरटेंशन और किडनी डिसीज़ दोनों के ही ज़्यादातर मरीज़ असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मरीज़ को ये हाइपरटेंशन होगा, किडनी की प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन वो किसी भी तरह से वो सिम्टम नहीं आएंगे। तो ये इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि जिनको भी, जो भी हाई रिस्क, जो मैंने बताए, अगर हाई रिस्क ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर और किडनी की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, कम से कम साल में एक बार स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अब बाय द वे अगर साइन सिम्टम कुछ लोगों को अगर आते हैं तो किस तरह से आएंगे। हाइपरटेंशन के सिम्टम पहले बात कर लेते हैं। अगर ब्लड प्रेशर अगर काफ़ी ज़्यादा है तो खास करके आपको चक्कर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। और उसी तरह से किडनी के सिम्टम तब आएंगे जब 90% से ज़्यादा किडनी का फंक्शन कम हो गया है। तो ऐसे में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो साइन है वो है सूजन का आना, चेहरे पे सूजन का आना, पैरों में सूजन का आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है। उसके अलावा शरीर में खून की कमी का होना, भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस का भरना, ये अन्य सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद आती है बात कि हम पहचाने कैसे, डायग्नोसिस कैसे करें। तो हाइपरटेंशन के लिए अगर हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल हम यूज़ करते हैं अपने ओपीडी में, तो अगर लगातार अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 ऊपर बना रहता है, एक ही रीडिंग को हम अगर 140 ऊपर आता है एक ही रीडिंग, तो उसके बेसिस पे हम नहीं बोलेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है। हमें परसिस्टेंट अगर आने वाले कई दिनों तक अगर हाइपरटेंशन बीपी अगर ज़्यादा बना हुआ है, 140 से ज़्यादा बना हुआ है, या डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा बना हुआ है, तभी हम उसे हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। उसी तरह से किडनी की बीमारी को पता करने के लिए 3 महत्वपूर्ण जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहला है कि खून में क्रेटिनिन की मात्रा को चेक करना। अगर खून में क्रेटिनिन की मात्रा 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और 3 महीने से ज़्यादा बना हुआ है, इसका मतलब वो सीकेडी की तरफ इशारा करता है। दूसरा है कि पेशाब में प्रोटीन की मात्रा को देखना। पेशाब में अगर प्रोटीन की मात्रा लगातार ज़्यादा आ रहा है, 3 महीने से ज़्यादा तक आ रहा है, तो वो किडनी की सीकेडी की तरफ इशारा करता है। और तीसरा हम जो बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं वो सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हमें किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी मिल सकती है, जैसे किडनी काफ़ी छोटी मिल सकती है, किडनी काफ़ी बड़ी भी मिल सकती है, कई सिस्ट मिल सकते हैं उसमें। तो सोनोग्राफी, ये 3 माध्यम जो प्रमुख माध्यम है जिससे हम किडनी सीकेडी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में किडनी की बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हालांकि सीकेडी ज़्यादातर हम क्लिनिकली और इन 3 क्रेटिनिन, यूरिन प्रोटीन और सोनोग्राफी से हम 95% से ज़्यादा मामले हम डायग्नोस कर लेते हैं, और कुछ मामलों में रेनल बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात आती है प्रिवेंशन की कि ऐसा क्या किया जाए कि बीपी ना हो या सीकेडी से हम बच सकें। तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे बनाएं? वर्कआउट करके, कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट हम डेली करें। अगर ओबेसिटी है तो अपना वज़न को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें। शुगर का इस्तेमाल बहुत कम करें। स्मोकिंग को छोड़ें, टोबैको को छोड़ें। पेन किलर्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो इस लाइफस्टाइल को अगर हम अपनाते हैं तो बहुत कुछ हम बीपी और किडनी की समस्या से हम बच सकते हैं।
अगर हमें ब्लड प्रेशर हो ही गया, किडनी की प्रॉब्लम हो ही गई, तो फिर हम क्या करें, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में। तो ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट और सीकेडी का ट्रीटमेंट। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में हम एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खास करके 4 कैटेगरी की मेन एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ हैं जिनको हम रूटीनली यूज़ करते हैं, और उसको हम ABCD से हम याद रखते हैं। जैसे A फॉर AC इनहिबिटर एंड ARBs, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D फॉर डायरेटिक। तो पेशेंट की जो अंडरलाइंग कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए इन चारों में से कोई कैटेगरी का दवाई हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर मरीज़ ओल्ड एज है तो उनमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर डायरेटिक प्रेफर करते हैं। अगर पेशेंट को अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनमें हम AC इनहिबिटर या फिर बीटा ब्लॉकर हम प्रेफर करते हैं। पेशाब में अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसमें हम AC इनहिबिटर या फिर ARBs को हम प्रेफर करते हैं। और फाइनली अगर कोई पेशेंट ओवरलोडेड है, यानी उसको सूजन आ रहा है, चलने में सांस भर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम डायरेटिक को प्रेफर करते हैं। तो ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। CKD के ट्रीटमेंट में वंस अगेन, अगर लगभग जैसे मैंने बताया कि 50 से 85% जो CKD के मरीज है उनको हाइपरटेंशन होता है, तो इन्हीं कैटेगरीज में से हम दवाइयों को हम चूज़ करेंगे। दूसरा, अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करेंगे। और सेकंड पार्ट है वो है CKD के कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है। कॉम्प्लिकेशन खास करके 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं CKD के। पहला है कि एसिडोसिस के लिए हम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है वॉल्यूम ओवरलोड के लिए हमें डायरेटिक का इस्तेमाल करना है। तीसरा है एनीमिया, खून की कमी, उसके लिए हमको हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं, आयरन या मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन देना है साथ में। और चौथा एक और महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है वो है मिनरल बोन डिसीज़, यानी कि हड्डियों कैल्शियम फॉस्फोरस का इम्बैलेंस, तो उसको हमको सही करना है। अब CKD का ट्रीटमेंट का एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम ये दवाइयाँ का असर बहुत कम हो जाता है, खास करके जब किडनी का फंक्शन 10% से नीचे आ जाता है। ऐसे में हम इन दवाओं से कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल में नहीं आते हैं, तब हमें डायलिसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फाइनली किडनी का ट्रांसप्लांट, जो 10% से अगर किडनी का फंक्शन कम है तो किडनी ट्रांसप्लांट करने से किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे में डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस की जितनी दवाइयाँ हैं उनको बंद किया जा सकता है। तो ट्रांसप्लांट एक सबसे अच्छा माध्यम है CKD के पेशेंट्स के लिए। तो ये था हाइपरटेंशन और किडनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।